हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से एक बार। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक नया चाइनीज ड्रामा। आई होप कि आपको ये ड्रामा पसंद आए। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस ड्रामा। वीडियो शुरू होता है और हम हमारी हीरोइन जीक्यू को देखते हैं, जिसे उसके पापा और उसकी स्टेप मॉम जबरदस्ती गांव में शादी करने के लिए भेज रहे होते हैं। पर जीक्यू गांव में शादी नहीं करना चाहती। इस वजह से उसकी स्टेप मॉम काफी ज्यादा नाराज हो जाती है और वो गुस्से में कहती है कि मैंने तुझे इतने सालों से पाला है, तो क्या तू अपनी बहन के बदले गाँव में जाकर शादी नहीं कर सकती? अगर तू यहाँ से नहीं जाएगी तो फिर यूरो कैसे तेरे बदले झो परिवार में जाकर शादी करेगी? तुझे तो जाना ही होगा। उनकी ये सारी बातें सुनने के बाद जीक्यू अपने पापा से कहती है कि पापा, मैं तो आपकी खुद की बेटी हूँ, तो आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये सब सुनने के बाद उसके पापा कहते हैं कि अब बस करो, तुम्हारी बहन पहले से काफी ज्यादा कमजोर है, तो वो अगर उस गांव में जाकर शादी करेगी तो वो वहां पर कैसे रह पाएगी? थोड़ा तो बातों को समझने की कोशिश करो। चुपचाप तुम उसके बदले जाकर वापस शादी कर लो, समझी तुम? फिर उसकी छोटी बहन यूरो उससे कहती है कि अब मैं आपके बदले झो परिवार में जाकर शादी करूंगी और एक अच्छी जिंदगी जीऊंगी। ये सब कहते हुए वो उसे एक इवल से स्माइल करते हुए देखने लग जाती है। फिर वो बीमार होने की एक्टिंग करने लग जाती है। ये देखकर उसकी मॉम कहती है कि यूरो, तुम ठीक तो हो ना बेटा? ये सुनकर वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये सुनने के बाद उसकी माँ कहती है कि बेटा, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरे होते हुए तुम्हें इस गांव में जाकर शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ संभाल लूंगी, तुम फिक्र मत करो। यह सुनकर यूरो अपनी मम्मी पापा से कहती है कि मम्मी पापा, आज मैं दीदी के बदले झो परिवार में शादी करने के लिए इससे तैयार हुई हूँ क्योंकि ऐसा करने के लिए आप लोगों ने मुझसे कहा। नहीं तो मैं तो उस घर में दीदी के बदले शादी करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। फिर जी क्यूब की स्टेप मॉम उसे उठाती है और उसे गाड़ी के अंदर बिठा देती है। फिर वो उसे कहती है कि चुपचाप से जाओ और उस गांव में जाकर शादी कर लो, समझी तुम? और यहाँ पर वापस लौटने के बारे में तुम कभी सोचना भी मत। ये कहकर वो उसे गाड़ी में बिठाकर भेज देती है। जी क्यू उन्हें रो रो कर मना करती है, पर उसके घर वाले उसकी कोई बात नहीं सुनते। जी क्यू के वहां से जाते ही उसकी स्टेप मॉम काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो हंसते हुए कहती है कि अच्छा हुआ हमने उसे यहाँ से भेज दिया। फिर वो अपनी बेटी से कहती है कि यूरो बेटा, अपना मेकअप तुम ठीक कर लो क्योंकि थोड़ी देर बाद ही जो परिवार की गाड़ी तुम्हें लेने आएगी। अपनी मॉम की ये सारी बातें सुनकर वो खुश हो जाती है। फिर वो अपने मन में सोचती है कि जी क्यों, मैं तुम्हारे बदले शहर में एक अमीर बहू बनकर रहूंगी और तुम मेरे बदले उस छोटे से गांव में रहोगी। ये सारी बातें सोचते हुए वो अपने मन में हंसने लग जाती है। ये सोचते ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम जीक्यू को देखते हैं, जो काफी ज्यादा खुश होती है और वो खुशी के मारे तो विंडो से अपना सर बाहर निकाल कर चिल्लाने लग जाती है और वो कहती है कि फाइनली मैं उस बेकार घर से आजाद हो गई। ये सब कहते हुए वो पुरानी बातों को याद करने लग जाती है। जब वो एक दिन एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गई थी, तब उसने जो परिवार के बेटे और उसकी माँ की सारी बातें सुन ली थी। और वो क्या बातें थी अब हमें बताई जाती है। जो परिवार का बेटा अपनी माँ से कहता है कि माँ, हमारे ऊपर इतना ज्यादा कर्जा हो चुका है, तो हम इसे अब कैसे चुकाए? यह सुनकर उसकी माँ कहती है कि अरे बेटा, तू इतनी फिक्र क्यों कर रहा है? तू क्या भूल गया है, तेरी शादी जीक्यू से होने वाली है और जीक्यू की माँ मरने से पहले काफी सारी प्रॉपर्टी छोड़ गई है। तो अगर तू जीक्यू से शादी कर लेता है तो वो सारी प्रॉपर्टी तेरी हो जाएगी, उससे हम अपना सारा कर्जा चुका सकते हैं। ये सुनकर तो वो खुश हो जाता है और वो कहता है कि हाँ माँ, तुम सही कह रही हो, अब तो बस मुझे जीतू से शादी करनी होगी, उसके बाद सारी प्रॉपर्टी हमारी। और इन लोगों की ये सारी बातें जीक्यू ने सुन ली होती है और ये सारी बातें याद कर कर जीक्यू अपने मन में सोचती है कि यूरो, तुम्हें बधाई हो उस अमीर फैमिली में शादी करने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद ड्राइवर गाड़ी रोकता है और वो जीक्यू का सामान बाहर निकालने लग जाता है। ये देखकर जीक्यू कहती है कि अरे भैया, अभी तक तो हम गांव के अंदर पहुंचे नहीं है, तो आप मुझे ऐसे कैसे गांव के बाहर ही छोड़ सकते हैं? यह सुनकर वो ड्राइवर कहता है कि देखिए, आपकी माँ ने मुझे बाहर छोड़ने के पैसे दिए थे, गांव के अंदर लेकर जाने के पैसे नहीं दिए थे, इसलिए मैं आपको अंदर नहीं लेकर जा सकता। उस ड्राइवर की सारी बातें सुनने के बाद तो यह शौकी हो जाती है। फिर वो ड्राइवर वहां से चला जाता है। फिर वो अपना गुस्सा पीकर अपने मन में सोचती है कि चलो, अब जब मैं यहाँ पर आई गई हूँ तो मैं एजी से मिल लेती हूँ, देखती हूँ वो कैसा आदमी है। ये सारी बातें सोचने के बाद वो थोड़ा आगे जाती है। फिर वो भगवान से कहती है कि भगवान, मुझे पता है मुझे कोई अमीर हैंडसम लड़का तो नहीं मिलने वाला, बट मैं बस आपसे इतना ही चाहती हूँ, मुझे एक ऐसा लड़का मिले जो मेरी केयर करे और वो मुझसे काफी प्यार करे। बस मैं आपसे इतना ही चाहती हूँ। वो ये सारी बातें भगवान से कही गई होती है। इसी बीच उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम फैंग फैंग होता है। तो जी क्यू उससे कहती है कि हे सुनो। ये सुनकर जब फैंग फैंग उसकी तरफ देखती है तब वो थोड़ी शॉक हो जाती है, क्योंकि वो शादी के जोड़े में होती है, इसी वजह से वो उसे देख रही होती है।
फिर उससे कहती है कि तुम यहाँ पर शादी के जोड़े में क्या कर रही हो। तो जी क्यों उससे कहती है कि मैं यहाँ पर ए जैसे शादी करने के लिए आई हूँ, क्या तुम उसे जानती हो। यह सुनकर वो शौक हो जाती है और वो कहती है कि हमारे गांव में आज कोई शादी नहीं है। यह सुनकर जी क्यों शौक हो जाती है और वो कहती है कि क्या आज गांव में कोई भी शादी नहीं होने वाली है। ये कहते ही सीन पे कट होता है। फिर हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो काम कर रहा होता है और वो काम करते हुए काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। फिर एजे सबसे कहता है कि थैंक यू आप लोगों की इस मदद के लिए। अगर आप लोग मेरी मदद नहीं करते तो शायद मैं अपना ये नया घर जल्दी नहीं बना पाता। ये सुनकर वो अंकल कहता है कि अरे थोड़ी सी मदद कर दी तो क्या हुआ बेटा, वैसे भी तुम तो हमारे लिए इतना कुछ करते हो। फिर एक दूसरा अंकल आता है और वो कहता है कि हे एजे, मैंने सुना है कि तुम्हारी जो होने वाली बीवी है वो बचपन से शहर में रहती है, तो क्या वो हमारे गांव में आकर रह पाएगी। ये सुनकर एजे कुछ कहता इससे पहले दूसरे अंकल कहते हैं कि ऐसे मैंने सुना था, आज मेरे एक दोस्त है, आज शहर में जी परिवार की बेटी की शादी है। ये सुनकर दूसरे अंकल कहते हैं कि अरे तुम्हारी होने वाली जो बीवी है उसका भी परिवार का सरनेम जी है ना। ये सारी बातें सुनने के बाद अंकल कहते हैं कि ऐसे जी परिवार में कितनी बेटियां हैं। इन लोगों की सारी बातें सुनने के बाद एजे कहता है कि मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई गलत फहमी हो गई है। ये मेरी होने वाली पत्नी का परिवार कैसे हो सकता है जबकि हमारी शादी अगले हफ्ते होने वाली है। ये कोई और परिवार होगा। ये सुनकर वो अंकल कहते हैं कि ओ अच्छा। फिर सब लोग अपना अपना काम करने लग जाते हैं। फिर ये सीन पे कट होता है। फिर हम जीक्यू को देखते हैं जो अपने पापा को वीडियो कॉल करती है। उसके पापा जब उसका वीडियो कॉल देखते हैं तब वो उठा लेते हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो कहती है कि पापा एजे और मेरी शादी तो आज नहीं है, तो फिर आपने मुझे यहाँ पर आज क्यों भेज दिया। ये सुनकर उसके पापा कहते हैं कि अब जब तुम्हें सब कुछ पता चल गया है तो तुमसे छुपाकर कोई फायदा नहीं है। तो फिर अब तुम सुनो, तुम्हारी शादी एजे के साथ अगले हफ्ते है, ना कि आज। ये सुनकर वो शौक हो जाती है और वो कहती है कि तो आपने मुझे आज यहाँ पर क्यों भेजा। तो उसके पापा कहते हैं कि क्योंकि आज तुम्हारी शादी जू परिवार के बेटे के साथ होने वाली थी, इसलिए हमने तुम्हें आज ही गाँव भेज दिया जाकि तुम यहाँ पर कोई तमाशा ना कर सको और तुम्हारी छोटी बहन तुम्हारी जगह अच्छी तरीके से शादी कर ले, इसीलिए हमने तुम्हें यहाँ पर भेज दिया आज। ये सारी बातें सुनकर उसे सच में काफी ज्यादा बुरा लगता है। फिर वो अपने डैड से कहती है कि आपको डर लग रहा था कि मैं अपनी बहन की शादी आकर बर्बाद ना कर दूं, इसलिए आपने मुझे यहाँ पर भेज दिया। सच में आप ऐसा कैसा कर सकते हैं मेरे साथ। फिर वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है। फिर वो अपने डैड से कहती है कि आज के बाद से आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। वो ये सारी बातें कर ही रही होती है, इसी बीच वहाँ पर उसकी स्टेप मॉम आ जाती है और वो उसके डैड का कान पकड़ के मोड़ देती है। फिर वो उनसे कहती है कि तुम अपनी बेटी से चुप चुप कर यहाँ पर बातें कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, जल्दी से फोन काटो। ये सुनकर वो फोन काट देता है। फिर वो उनसे कहती है कि अब से हमारी बेटी तुम्हारी इकलौती बेटी है, समझे तुम। अपनी वाइफ की ये सारी बातें सुनकर वो तो आगे कुछ कह ही नहीं पाते। फिर हम जीक्यू को देखते हैं जो अपने डैड को मैसेज करती है और उनसे कहती है कि आज के बाद से आपका और मेरा कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा, मैं आपसे सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। यह मैसेज भेजने के बाद वो उन्हें ब्लॉक कर देती है। फिर जीक्यू फैंग फैंग से कहती है कि क्या तुम मुझे एजे के पास ले जा सकती हो। ये सुनकर वो थोड़ा सोचती है। फिर वो उससे कहती है कि ठीक है तो फिर चलो। फिर वो उसे वहां से ले जाती है और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें यूरो की शादी का दिखाया जाता है जहाँ पर उसका हस्बैंड अपने मदर इन लॉ और अपने फादर इन लॉ से कहता है कि मॉम डैड, ऐसे मैंने सुना है कि आपके परिवार में और एक बेटी है, तो वो क्या है। ये सुनकर तो उसके मदर इन लॉ और उसके फादर इन लॉ दोनों थोड़ा शॉक हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि वो लोग क्या बोले। इसी बीच यूरो उससे कहती है कि वो थोड़ी बीमार है, इसलिए मैंने उससे कहा कि वो घर में ही आराम करे, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ पाई। ये सुनकर वो कुछ आगे कह पाता इससे पहले उसे कॉल आता है और वो कॉल किसी और का नहीं उसकी मॉम का होता है। फिर उसकी मॉम उसे कहती है कि जल्दी से मेरे पास आओ। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है माँ, मैं भी आता हूँ। फिर वो उनसे कहता है कि मॉम मुझे बुला रही है तो मैं उनके पास जा रहा हूँ। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ हाँ बेटा जाओ जाओ। उसके वहां से जाते इनकी जान में जान आती है। फिर यूरो की मॉम कहती है कि अच्छा है कि वो तुम दोनों को नहीं पहचानता, नहीं तो आज तो हम पकड़े जाते। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम जीक्यू को देखते हैं फैंग फैंग के साथ जो उसे जानबूझकर समुद्र के पास ले गई होती है। उस जगह को देखकर जीक्यू फैंग फैंग से कहती है कि फैंग फैंग, क्या हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। यह सुनकर फैंग फैंग कहती है कि मैं तो तुम्हें डायरेक्ट एजे के पास ले जा रही हूँ। यह सुनकर जीक्यू कहती है कि क्या उनका परिवार काफी ज्यादा गरीब है जिस वजह से उन्हें रात तक काम करना पड़ता है। यह सुनकर फैंग फैंग उससे कहती है कि
तुम खुद ही नीचे जाकर उनसे क्यों नहीं पूछ लेती? वो नीचे ही है, जाओ उनसे पूछ लो। यह सुनकर वो थोड़ी शॉक हो जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। पर फैंग फैंग काफी ज्यादा चालाक होती है, इस वजह से वो उसे कुछ सोचने ही नहीं देती। फिर वो उससे कहती है कि चलो जल्दी करो, नीचे जाओ और उनसे बात कर लो, तब तक तुम्हारे सामान का ख्याल मैं रख लूंगी। ये कहकर वो उसे नीचे भेज देती है। उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद जी क्यों भी नीचे चली जाती है। और उसके वहां से जाते ही फैंग फैंग अपने मन में सोचती है कि एजे और मैं बचपन के दोस्त है, और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, तो तुम मुझसे उससे छीन नहीं सकती। ये सारी बातें सोचते हुए वो उसे देखती है। फिर वो अपने मन में कहती है कि और ऐसे भी जी क्यों, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पसंद नहीं करते, तो अगर तुम यहाँ पर मर जाती हो तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। सच में ये कुछ ज्यादा बुरी है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम एजे को देखते हैं उसके घर में। फिर एजे अपनी दीदी से कहता है कि पता नहीं मेरा घर मेरी शादी से पहले तैयार होगा क्या नहीं, क्योंकि जब भी मैं काम शुरू करता हूँ कुछ न कुछ हो जाता है, जैसे कि आज ये बारिश शुरू हो गई। यह सुनकर उसकी दीदी कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, चलो अच्छा हुआ आज तुम समुद्र के पास काम करने नहीं गए, क्योंकि आज जो बारिश हो रही है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, और इस वक्त समुद्र के पास जाकर काम करना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अपनी दीदी की ये बातें सुनने के बाद एजे कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, आज अगर इस बारिश और इस तूफान में कोई समुद्र के पास चला जाए तो ये काफी खतरनाक हो सकता है। ये सुनकर उसकी दीदी कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, अच्छा हुआ वहाँ पर कोई नहीं है अभी। ये कहते हुए उसकी दीदी उससे कहती है कि एजे यह तुम ये देखो, ये सब तुम्हारी दुल्हन के लिए काफी है क्या नहीं। तो वो कहता है कि दीदी इसके अंदर क्या है। तो उसकी दीदी उससे कुछ नहीं कहती, वो डब्बे खोलकर उसे दिखाने लग जाती है। ये देखकर तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो डब्बे खोलकर चेक करने लग जाता है, जिसमें काफी सारे गहने होते हैं। और इतने सारे गहने देखकर तो ये भी थोड़ा शॉक हो गया होता है। फिर उसकी दीदी कहती है कि मैंने ये सब यूरो के लिए तैयार किए हैं, लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि वो बचपन से शहर में रही है और उसका परिवार भी काफी ज्यादा अमीर है, तो इस वजह से मुझे पता नहीं उसे ये सब पसंद आएगा क्या नहीं। यह सुनकर वो कहता है कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो दीदी, ये सारी चीजें काफी अच्छी है, और ऐसे भी बचपन में ही हमारी शादी तय हो गई थी, बट आज तक हम मिले भी नहीं हैं, तो हमें उसके पसंद नापसंद के बारे में कैसे ही पता होगा। तो उसकी दीदी भी कहती है हाँ तुमने सही कहा। फिर वो अपनी दीदी से कहता है कि कुछ दिन बाद हम शहर जाएंगे, तभी हम उनसे शादी और गिफ्ट्स के बारे में बात कर लेंगे। ये सुनकर उसकी दीदी कहती है कि ठीक है तो फिर। ये कहते उसकी दीदी का फोन बजने लग जाता है। फिर उसकी दीदी जब अपना फोन चेक करती है तब उसे पता चलता है कि उन्हें जीक्यू के पापा ने कॉल किया है। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो एजे से कहती है कि ये देखो तुम्हारे होने वाले ससुर जी ने कॉल किया है। ये सुनकर एजे कहता है कि शायद से शादी का दिन पास आ रहा है, इसी वजह से उन्होंने कॉल किया है, शादी के बारे में बात करने के लिए। तो उसकी दीदी कहती है हाँ तुमने सही कहा, रुको मैं एक कॉल उठाती हूँ। फिर वो कॉल उठाती है और वो कहती है कि हेलो जी अंकल कैसे हैं आप। ये सुनकर वो अंकल कहते हैं कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, ऐसे मेरी बेटी जी क्यों तुम्हारे घर पहुंच गई होगी और उसने तुम्हें सारी बातें बता दी होगी। उनकी ये बात सुनकर एजे कहता है कि जी क्यों तो यूरो की बहन है ना, क्या वो हमारे गाँव आई है। ये सुनकर उसकी बहन भी कुछ समझ नहीं पाती, तो वो कहती है कि अंकल आप क्या कह रहे हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जीक्यू तो हमारे घर अभी तक आई नहीं है। ये कहते ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हमें जीक्यू को दिखाया जाता है जो बारिश में पूरी तरीके से भीग गई होती है, और वो गुस्से में कह रही होती है कि फैंग फैंग ने मुझसे झूठ बोला और वो मुझे यहाँ पर छोड़कर चली गई। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे तो गाँव जाने का रास्ता भी नहीं पता। उसके इतने कहते ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हमें एजे की दीदी को दिखाया जाता है जो अंकल से कहती है कि क्या आप यूरो की शादी किसी और से करवा रहे हो, और आपने अपनी दूसरी बेटी जीक्यू को यहाँ पर भेजा है मेरे भाई से शादी करने के लिए। ये सुनकर वो कहते हैं कि हाँ तुमने ठीक समझा। तो वो कहते हैं कि पर जीक्यू तो यहाँ पर आई नहीं है। ये सारी बातें सुनकर एजे भी काफी ज्यादा परेशान हो गया होता है। फिर वो कहता है कि दीदी बाहर काफी तेज बारिश हो रही है, पता नहीं जीक्यू इस वक्त कहाँ होगी। फिर ये सीन यहाँ पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें जीक्यू को दिखाया जाता है जो बारिश में काफी देर रहने से काफी ज्यादा थक गई होती है। फिर हमें उसके डैड को दिखाया जाता है जो एजे की दीदी को कहता है कि तुम्हारा परिवार तो काफी ज्यादा गरीब है, और तो और तुम लोग गाँव में रहते हो, तो तुम लोगों को क्या लगता है तुम्हारी जैसी फैमिली में मैं अपनी प्यारी बेटी को भेजूंगा। तुम्हारा वो गरीब भाई जीक्यू को डिजर्व करता है, इसलिए मैंने उसे वहां पर भेज दिया। अगर तुम्हारे भाई को उससे शादी करनी है तो वो कर सकता है,
और अगर वो जीक्यू से शादी नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, बट उस जीक्यू को यह वापस मत भेजना मेरे पास, समझे तुम? ये कहकर वो फोन कट कर देता है। फिर एजे अपनी दीदी से कहता है कि दीदी, हमें उसे ढूंढना ही होगा क्योंकि बाहर काफी तेज बारिश हो रही है और तो और उसे इस गांव के बारे में कुछ पता भी नहीं है। पता नहीं वो इस वक्त कहाँ होगी। हमें बाहर जाकर उसे ढूंढना ही होगा। ये सुनकर उसकी बहन कहती है, पर इतनी बारिश में तुम उसे कहाँ ढूंढोगे? वो इतना कह ही पाती है। इसी बीच उसका भाई वहां से चला जाता है और उसकी दीदी भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग इस बारिश में भी जीक्यू को ढूंढ रहे होते हैं और उन्होंने कुछ गांव वालों को भी बुला लिया होता है, जिस वजह से वो लोग भी उसे ढूंढ रहे होते हैं। इसी बीच एजे की नजर फैंग फैंग पे पड़ती है, जो काफी खुशी खुशी आ रही होती है। उसे देखकर सब लोग उसके पास जाते हैं। फिर जब फैंग फैंग उन लोगों को वहां पर देखती है, तब वो कहती है कि अरे, आप लोग यहाँ पर? मैं तो आप लोगों के घर जा रही थी आपसे मिलने के लिए। फिर एजे की दीदी कहती है कि क्या तुमने तुम्हारी उम्र की एक लड़की को देखा है गांव में आते हुए? यह सुनने के बाद फैंग फैंग अपने मन में सोचती है कि क्या इन लोगों को उस जीक्यू के बारे में पता चल गया है? वो ये सारी बातें अपने मन में सोच रही होती है। इसी बीच एजे की नजर उसके हाथ में पकड़ी हुई ब्रोच पे पड़ती है, तो वो उससे कहता है कि ये ब्रोच तुम्हारे पास क्या कर रहा है? ये सुनकर फैंग फैंग उस ब्रोच को छुपाने लग जाती है। फिर वो कहती है कि अरे, ये ब्रोच, ये तो मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला, तो मैंने इसे उठा लिया। उसकी इन झूठी बातों में एजे नहीं आता। वो उसका हाथ पकड़कर उस ब्रोच को देखने लग जाता है। फिर उसकी दीदी कहती है कि अरे, ये ब्रोच तो शादी में पहनने वाला ब्रोच है। क्या ये ब्रोच जीक्यू की है? यह सुनकर एजे गुस्से में फैंग फैंग से कहता है कि सच सच बताओ फैंग फैंग, तुमने अभी उसे कहाँ देखा? उसे इतने गुस्से में देखकर ये तो काफी ज्यादा डर जाती है। फिर फैंग फैंग डरते हुए कहती है कि मैं आप लोगों को उसके पास ले जाती हूँ। ये सुनकर एजे की दीदी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि हाँ हाँ, जल्दी ले चलो हमें। फिर वो लोग उसके पीछे पीछे जाने लग जाते हैं और वो लोग जीक्यू को ढूंढने लग जाते हैं। और इसी बीच एक आदमी कहता है कि अरे, वो देखो, वहां पर कोई है शायद से। ये सुनकर जैसे एजे उस तरफ देखता है, तब वो तो शौकी हो जाता है क्योंकि जीक्यू वहां पर बेहोश पड़ी हुई होती है। ये देखकर वो काफी जोर से चिल्लाता है, जीक्यू। फिर वो भागते हुए जीक्यू के पास जाता है और वो उसे गोद में उठा लेता है। इसी बीच उसकी नजर उसके चेहरे पे पड़ती है। उसे देखकर वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो पहले से उसे पहचानता है। फिर वो पुरानी बातों को याद करने लग जाता है, जब उसकी मम्मी पापा की डेथ हो गई थी और उसकी बहन काफी ज्यादा बीमार थी और उस वक्त उसे काफी ज्यादा पैसों की जरूरत भी थी उसकी दीदी के ऑपरेशन के लिए। वो इन बातों को सोच सोच के काफी ज्यादा परेशान हो रहा था और वो रास्ते से जा रहा था। इसी बीच वहाँ पर एक गाड़ी आती है जो उसे टक्कर मारने वाली होती है, पर वहाँ पर जीक्यू उसे बचा लेती है। फिर जीक्यू उसे डांटने लग जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें क्या तुम्हारी जान की परवाह नहीं है? उसकी ये बात सुनकर एजे कहता है कि ऐसे भी मेरा जीना बेकार ही है। उसकी सारी बातें सुनने के बाद जीक्यू समझ जाती है, जरूर इसे किसी बात की परेशानी है। इन बातों को सोचकर वो उससे कहती है कि क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? पर वो उससे कुछ कहता नहीं है, तो वो उससे कहती है कि लगभग तुम मेरी उम्र के हो, तो मैंने सही कहा ना? फिर भी वो उससे कुछ कहता नहीं। ये देखकर वो उससे कहती है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़कर चली गई किसी और के साथ? ये सुनकर वो उससे कहता है कि ये क्या बकवास कर रही हो तुम, और ऐसे भी मैं बहुत गरीब हूँ, तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड बन भी नहीं सकती। ये सुनकर वो उससे कहती है कि तो क्या तुम्हारे घर में कोई परेशानी है? ये सुनकर एजे अपना सर हिलाता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एजे जीक्यू को ले गया होता है अपनी बहन को दिखाने के लिए। फिर एजे जीक्यू को कहता है कि मेरी फैमिली में बस अब मेरी दीदी है और अब इनका ऑपरेशन करने के लिए मुझे काफी पैसों की जरूरत है और इसी वजह से मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ क्योंकि मुझे सच में नहीं पता मैं पैसों का इंतजाम कैसे करूँ। उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद जी क्यों अपने मन में सोचती है कि मेरी मॉम को भी समय पे इलाज नहीं मिला, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। इन बातों को सोचते ही वो अपने पास रखे हुए सारे पैसे एजे को दे देती है। फिर जी क्यों एजे से कहती है कि ये मेरे कंपटीशन में जीते हुए पैसे हैं, तुम इसे रख लो। यह सुनकर वो कहता है कि नहीं, मैं इन पैसों को नहीं ले सकता। यह सुनकर वो उससे कहती है कि चुप करो और इन पैसों को ले लो, इतना हिचकिचाओ मत। और एक बात, तुम अपनी जान को और हल्के में मत लेना, समझे तुम? ये सुनकर वो कहता है कि हाँ, मैं समझ गया। वो सारी बातें कह रही होती है, इसी बीच उसका फोन बजने लग जाता है। जब वो अपना फोन चेक करती है तब उसे पता चलता है कि उसे उसके पापा ने कॉल किया है। वो अपने पापा का कॉल देखकर वो समझ जाती है उसके पापा उसे क्यों कॉल कर रहे हैं, क्योंकि उसके पापा को भी पता चल गया होता है कि वो कंपटीशन जीत गई है, जिस वजह से वो उससे वो पैसे लेना चाहते हैं, ताकि वो उन पैसों से अपनी छोटी बेटी को महंगे महंगे गिफ्ट खरीद के दे सके।
इन बातों को सोचने के बाद जी क्यों उससे कहती है कि चलो तुम जल्दी से जाकर अपनी बहन का मेडिकल बिल पे कर दो। ये सुनकर एजे उससे कहता है कि तुम मुझे अपना नंबर दे दो, जाकि मैं तुम्हें बाद में तुम्हारे पैसे लौटा सकूं। उसकी ये बातें सुनने के बाद वो उससे कहती है कि तुम्हें ये पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है, और रही बात नंबर की, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर हमारे नसीब में होगा तो हम फिर कभी मिलेंगे। ये कहकर वहां से चली जाती है और वो बस उसे वहां से जाते हुए देखता रह जाता है। इन बातों को याद कर कर एजे अपने मन में सोचता है कि पूरे 5 सालों के बाद फिर से मैं तुमसे मिला हूँ, वो भी इन हालातों में। सच में मैंने कभी भी नहीं सोचा था हम लोग कभी इस तरह से मिलेंगे, वो भी इस शादी की वजह से। ये सोचते ही ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम जीक्यू को देखते हैं। उसे जैसे होश आता है वो अपने मन में सोचती है कि मैं कहाँ हूँ, कहीं ये हेवन तो नहीं है। ये सब सोचते हुए वो उस जगह को देखने लग जाती है। इसी बीच उसे समझ आता है कि वो किसी हेवन में नहीं है, वो तो बिना ही गाँव में है। ये समझ आते ही वो खुद को देखने लग जाती है। फिर वो कहती है कि इसका मतलब मैं अभी भी जिंदा हूँ। वो इन बातों को सोच ही रही होती है। इसी बीच वहाँ पर एजे की दीदी आ जाती है और वो जीक्यू को देखकर कहती है कि अरे जीक्यू, तुम उठ गई, ये लो मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लाई हूँ। ये कहते हुए वो उसे देती है। फिर वो उससे कहती है कल रात समुद्र के पास रहने से तुम्हें ठंड लग गई होगी, क्यों है ना। ये सब सुनकर जी क्यों कहती है कि सॉरी पर मैंने आपको पहचाना नहीं। ये सुनकर एजे की दीदी कहती है कि अरे मैं एजे की दीदी हूँ। ये सुनकर जी क्यों अपने मन में सोचती है कि क्या एजे की एक दीदी भी है, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। फिर एजे की दीदी कहती है कि हमें लगा कि तुम हमारे छोटे से घर में नहीं रह पाओगी, इसलिए हम तुम्हें इस होटल में ले आए। ये होटल मैंने और मेरे भाई ने मिलकर बनाया है। ये सुनकर तो ये शौकी हो जाती है और अपने मन में सोचती है कि क्या ये इनका है। फिर जी क्यों सोचने लग जाती है कि ये लोग तो गरीब थे ना, तो इनके पास इतना कुछ कैसे हो सकता है। ये सोचते ही वो पुरानी बातों को याद करने लग जाती है। जब उसके मम्मी पापा उसे जबरदस्ती गांव में शादी करने के लिए भेज रहे थे, तब तो उन्होंने यही कहा था कि ये लोग काफी ज्यादा गरीब है, और इसी वजह से तो उन्होंने अपनी प्यारी बेटी यूरो को यहाँ नहीं भेजा, उल्टा उन्होंने उसके बदले मुझे यहाँ भेज दिया। वो इन बातों को याद कर ही रही होती है। इसी बीच एजे की दीदी कहती है कि यहाँ से लेकर वहां तक तुम जो देख रही हो वो हम भाई बहनों ने मिलकर बनाए हैं गाँव वालों के साथ। ये सुनकर वो शौकी हो जाती है और वो काफी ज्यादा खुश भी हो जाती है। इसके बाद अपने मन में सोचती है कि इसका मतलब मैं तो एक गांव में रहने वाले अमीर से शादी कर रही हूँ। वो इन बातों को सोच सोच कर काफी ज्यादा खुश हो ही रही होती है। इसी बीच एजी की दीदी कहती है कि हमें पता है तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते थे, तुमने वहां पर रहकर काफी कुछ सहा होगा। ये सुनकर वो उनसे कुछ कहती तो नहीं है, बट वो थोड़ा उदास हो जाती है। उसे देखकर वो समझ जाती है उसकी फैमिली मेंबर्स उसके साथ कैसा व्यवहार करते थे। फिर वो उससे कहती है कि अगर तुम मेरे भाई से शादी नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। हमें पता है तुम एक शहर में रहने वाली अमीर घर की बेटी हो, शायद तुम्हें हमारे गांव में रहने से दिक्कत हो, मैं इन बातों को समझ सकती हूँ। ये सुनकर जीक्यू कहती है कि नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हो, मुझे आपके भाई से शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर उससे कहती है कि इसका मतलब तुम मेरे भाई से शादी करने के लिए तैयार हो। उनकी सारी बातें सुनने के बाद वो अपने मन में सोचती है कि अब मैं उस घटिया फैमिली में वापस नहीं जाऊंगी। और ऐसे भी यू दीदी मेरे साथ काफी अच्छा व्यवहार कर रही है, और अगर एजे भी अच्छा निकला तो ये शादी करने में कोई भी बुराई नहीं है, और तो और मैं उनके साथ बिजनेस भी कर सकती हूँ। वो सारी बातें सोच रही होती है। इस बीच वो कहती है कि क्या हुआ, तो वो कहती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, दरअसल मैं आपके भाई से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो कहती है कि मैं अभी से वही शादी की तैयारी करना स्टार्ट कर देती हूँ। और ये सारी बातें एजे भी सुन लेता है और वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो पहले से उसे पसंद जो करता है। फिर वो वहां से चला जाता है और एजे की दीदी जी क्यू को घर ले जाती है और उसे उसका दहेज का सामान दिखाने लग जाती है। ये सब देखकर तो जी क्यू शौकी हो जाती है और वो कहती है कि ये सब क्या है। तो एजे की दीदी कहती है कि ये सब तुम्हारा दहेज है, और ऐसे भी ये सारी चीजें हमारे घर के बड़े देते हैं, बट हमारे घर में अब बस मैं ही हूँ बड़ी, इसलिए ये सब मैं तुम्हें दे रही हूँ। और एक बात, एजे अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी भी परेशान करे तो तुम मेरे पास आना, मैं उसे अच्छी तरीके से सबक सिखाऊंगी। ये सब सुनकर और ये सब गिफ्ट देखकर जीक्यू तो शौकी हो गई होती है और वो अपने मन में सोचती है कि इतना सारा सोना, इनकी कीमत कितनी होगी। फिर वो कहती है कि ये तो काफी ज्यादा भारी है। वही सारी बातें अपने मन में सोच ही रही होती है। इसी बीच वहाँ पर फैंग फैंग आ जाती है और वो इन लोगों की चुप चुप कर बातें सुनने लग जाती है। फिर वो जीक्यू को गुस्से में देखते हुए अपने मन में सोचती है कि ये सब मेरा होना चाहिए था, ना कि इसका। ये सब इस जी परिवार की गलती है। ये कहते हुए गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर फैंग फैंग काफी ज्यादा गुस्से में जा रही होती है
और अपने मन में सोचती है कि मुझे लोगों से बदला लेना ही होगा। मैं अभी शहर में जाकर जू परिवार को सब कुछ बता देती हूँ। फिर वो लोग यहाँ से जीक्यू को ले जाएंगे। और ऐसे भी उसकी बहन तो एजे से शादी नहीं करना चाहती है, और अगर वो एजे से शादी नहीं करेगी तब तो मेरा रास्ता साफ हो जाएगा, और उसके बाद तो एजे से शादी मैं ही कर लूंगी। ये सारी बातें सोचकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो शहर चली जाती है। उसके वहां से जाते ही ये स्नेह प्रकट होता है। फिर एजे की दीदी जीक्यू से कहती है कि चलो हम एजे से मिलकर आते हैं। ये सुनकर वो कहती है कि ऐसे वो कहाँ है? तो कहती है कि वो तुम्हारे लिए एक नया घर बना रहा है। ये सुनकर वो कहती है पर हमारे पास तो पहले से एक घर है, तो वो नया घर क्यों बना रहा है? तो एजे की दीदी कहती है कि ये पुराना घर तो हमारे दादाजी ने बनाया था, और इस घर में बचपन से रहते रहते मुझे और एजे को आदत हो गई है। बट हमें फिक्र थी कि तुम्हें ये घर पसंद नहीं आएगा, और इसी वजह से हम एक नया घर बना रहे हैं जिसमें तुम खुशी खुशी एजे के साथ रह सको। उनकी ये सारी बातें सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर जीक्यू कहती है कि दीदी मैं तो आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। उसकी बातें सुनकर ये भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो उसे कार्ड देते हुए कहती है कि ये तुम्हारे लिए, तुम्हें जब भी कुछ चाहिए हो तुम इस कार्ड से खरीद लेना। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश और इमोशनल दोनों हो जाती है, और वो उसे हक कर लेती है। फिर वो उनसे कहती है कि मेरी माँ के मरने के बाद मुझे किसी ने भी इतना प्यार नहीं दिया। ये सारी बातें सुनने के बाद वो कहती है कि हमें पता है तुम्हारे फैमिली मेंबर्स ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, पर अब तुम हमारे जैन परिवार में आ गई हो, और अब तुम खाली खुशी डिजर्व करती हो, और इसके अलावा और कुछ नहीं। ये सारी बातें सुनकर वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर एजे की दीदी कहती है कि चलो मैं तुम्हें गाँव भी घुमा लाती हूँ और एजे से भी मिला लाती हूँ। ये सुनकर वो भी उनके साथ चली जाती है। फिर वो लोग गाँव घूमने लग जाते हैं। इसी बीच जीक्यू कहती है कि ये गाँव तो सच में काफी ज्यादा डेवलप हो गया है। क्या इस गाँव में कोई बिजनेसमैन है जो इन गाँव वालों को काम दे रहा है और साथ ही साथ इस गाँव को भी डेवलप करने में हेल्प कर रहा है? ये सुनकर एजे की दीदी कहती है कि हाँ, वो कोई और नहीं, तुम्हारा होने वाला पति एजे है। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और वो कहती है कि क्या ये सब उसने किया है? तो उसकी दीदी कहती है हाँ, उसी ने किया है ये सब। ये सब जानकर तो ये काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है। फिर वो कहती है कि वो इतना कुछ करता है तो उसके पास काफी पैसे होंगे ना? तो उसकी दीदी कहती है हाँ, उसके पास अंबानी जितने पैसे हैं। ये सुनकर वो शॉक हो गई होती है और कहती है ये क्या, अंबानी जितने पैसे है उसके पास? तो उसकी दीदी कहती है अरे थोड़ा शांत हो जाओ, गाँव वालों को नहीं पता वो इतना अमीर है। वो अपने पैसों का ज्यादा शो ऑफ नहीं करता, और तुम भी शहर में जाकर ये बात किसी को मत बताना। ये सुनकर वो कहती है कि हाँ हाँ, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगी, और ऐसे भी दूसरों के सामने अमीरी झाड़ना नहीं चाहिए। मैं इन बातों को अच्छी तरीके से समझती हूँ। ये सुनकर उसकी दीदी कहती है कि तो फिर ठीक है, चलो अब हम एजे से मिल लेते हैं, वो वहीं पे है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर एजे की दीदी जीक्यू को एजे के पास ले जाती है। फिर वो एजे के पास जाकर कहती है कि एजे, मैं जीक्यू को तुमसे मिलने के लिए लेकर आई हूँ। ये सुनकर वो जैसे मुड़ता है, और जीक्यू जब उसे देखती है तब वो अपने मन में सोचती है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे पहले भी देखा है, पर कहा मुझे याद नहीं आ रहा। वो सारी बातें सोच रही होती है। इसी बीच एजे का पैर फिसलता है और वो गिरने वाला ही होता है। ये देखकर जीक्यू जल्दी से जाती है और वो उसे पकड़ लेती है, और वो दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तब वो दोनों तो एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। और जीक्यू तो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और वो अपने मन में सोचती है कि सच में ये कितना ज्यादा गुड लुकिंग है, और तो और ये बॉडी, ये मसल्स, सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा ये सिक्स पैक्स वाला मेरा होने वाला पति है। वो ये सारी बातें अपने मन में सोच ही रही होती है। इसी बीच उसके नाक से खून निकलने लग जाता है। ये देखकर तो एजे कहता है कि अरे तुम्हारे नाक से खून निकल रहा है। ये सुनकर एजे की दीदी जल्दी से टिश्यू से उसका नाक साफ करने लग जाती है, और वो कहती है कि हम तो समुद्र के पास है और ये जगह भी काफी ज्यादा अच्छी है, तो अचानक से तुम्हारे नाक से खून कैसे निकलने लग गया? इसी बीच एक अंकल पीछे से कहते हैं कि अरे हमारे गांव में ऐसे ही नहीं कहते, ये जी हमारे गांव का सबसे ज्यादा गुड लुकिंग लड़का है, जरा तुम अपनी पत्नी को तो देखो, जैसे उसने तुम्हें देखा वो तो खुद को संभाल ही नहीं पाई और उसके नाक से खून निकलने लग गया। ऐसा सुनकर तो ये काफी ज्यादा शर्मा जाती है। फिर एक दूसरा अंकल कहता है कि एजे, हमें अपनी शादी की दावत कब देने वाले हो? ये सुनकर एजे कहता है कि इन चीजों के बारे में मेरी दीदी को पता है, आप उनसे पूछ लीजिए। फिर वो लोग इसी तरह उसे छेड़ने लग जाते हैं, और फिर जीक्यू इन बातों को बदलते हुए एजे से कहती है कि हेलो, मेरा नाम जीक्यू है। ये सुनकर वो भी उससे हाथ मिला लेता है। फिर वो कहती है कि मैंने स्पेस डिजाइनर की पढ़ाई की है, अगर आपको कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ।
ये सुनकर एजे कहता है कि हाँ मुझे ये सब पता है। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और वो कहती है कि क्या तुम्हें पता है? तो वो सर हिलाकर हाँ कहता है। फिर एजे सोचता है कि हम पूरे 5 सालों के बाद मिल रहे हैं और ऐसा लगता है कि तुम मुझे भूल गई हो। वो सारी बातें अपने मन में सोच ही रहा होता है। इसी बीच जी क्यों अपने मन में सोचती है कि पता नहीं क्यों इसे देखकर ऐसा लगता है कि मैं इसे जानती हूँ, पर मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने इसे कहाँ देखा है। एजी की दीदी इन दोनों को शर्माते हुए देखकर इन दोनों का हाथ पकड़ लेती है और वो कहती है कि मैं जल्दी से एक अच्छा तारीख देखकर तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। ये कहते ही ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उसकी छोटी बहन यूरो को देखते हैं, जो शॉपिंग करके अपने घर आई होती है। उसे देखकर उसके साथ गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि जी क्यों। ये सुनकर यूरो कहती है कि क्या आप मुझे बुला रही हो? तो उसकी सास कहती है कि और नहीं तो क्या, तुम्हारे परिवार में क्या दो दो जी क्यों है? ये सुनकर यूरो अपने मन में सोचती है कि अरे मैं तो भूल ही गई थी, मैं अब जीक्यू हूँ न कि यूरो। फिर वो गुस्से में अपने बेटे से कहती है कि क्या तुमने अपनी बीबी को हमारे घर के नियम के बारे में नहीं बताया? अपनी माँ को इतने गुस्से में देखकर जुमिन अपनी माँ से कहता है कि माँ वो अभी नई नई है ना, उसे हमारी फैमिली रूल के बारे में ज्यादा नहीं पता। ये सुनकर उसकी सास कहती है तो क्या हुआ, उसे नहीं पता तो तुम बताओ ना, जब देखो खाली शॉपिंग करती रहती है, क्या उसे पता नहीं जू परिवार की हालत क्या है? ये सुनकर जुमिन कहता है कि माँ ये क्या कह रही हो तुम? अपनी बेटे की ये बात सुनकर उन्हें भी समझ आता है कि उन्होंने गुस्से में अपने मुंह से ही असली बात बता दी है। फिर यूरो जो जीक्यू बनी हुई है जुमिन से कहती है कि मैं क्या तुम्हारे पैसे से एक बैग भी नहीं खरीद सकती? मुझे क्या अभी बैग खरीदने के लिए मेरा दहेज का पैसा यूज करना पड़ेगा? ये सुनकर उसका पति उसे समझाते हुए कहता है कि नहीं बेबी, माँ का ये मतलब नहीं है, तुम गलत वे में बातों को मत लो। तो यूरो कहती है कि तो फिर तुम्हारी माँ का कहने का क्या मतलब है? उसकी बातें सुनकर तो इसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये काफी ज्यादा परेशान कर रही है। अगर कंपनी में इतना ज्यादा कर्जा नहीं होता तो मैं तो इस जैसी लड़की से शादी भी नहीं करता। ये सोचते ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम जीक्यू को देखते हैं एजे के साथ। फिर एजे जीक्यू को अपने बारे में सब कुछ बता देता है और उससे कहता है कि बट इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता। ये सुनकर जीक्यू कहती है कि हाँ मुझे पता है, तुम सबके सामने गरीब बनकर रहते हो, तुम मुझे ये सभी बताना चाहते हो ना? ये सुनकर वो सर हिलाता है तो कहती है कि हाँ मुझे पता है, दीदी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तुम टेंशन मत लो, मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी। उसकी सारी बातें सुनकर एजे आगे कुछ कह पाता इससे पहले जीक्यू का फोन बजने लग जाता है। फिर जीक्यू अपना फोन चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसके पापा ने उसे वीडियो कॉल किया है। ये देखकर वो उस कॉल को उठा लेती है। फिर वो कहती है कि हाँ बोलिए। ये सुनकर उसके पापा कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम गांव में जाकर अपने पापा से किस तरह से बात करना है वो तुम भूल गई हो। ये सुनकर जीक्यू कहती है कि तुम्हारी असली बेटी यूरो है, ना कि मैं। ये सुनकर उसके पापा को गुस्सा आ जाता है, पर उसके पापा अपने गुस्से को पीकर उससे कहते हैं कि तुमने पहले मुझे मैसेज करके कहा था कि मैं तुम्हारी माँ की प्रॉपर्टी संभाल के रखूं, नहीं तो बहुत बुरा होगा। तुम्हारा वो सब कहने का क्या मतलब था? अपने पापा की ये सारी बातें सुनने के बाद जीतू कहती है कि मैंने वो सब इसलिए कहा था क्योंकि वो सब पैसे मेरे हैं। ये सुनकर उसके पापा कहते हैं कि क्या कह रही हो तुम, कौन से पैसे? मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैंने वो सारे पैसे तुम्हारी बहन की दहेज में दे दिया। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि आपने मेरी शादी में एक पैसा खर्च नहीं किया और अपनी बेटी के टाइम पे मेरी माँ के बचाए हुए पैसे सारे खर्च कर दिए। ये सुनकर उसके पापा उससे आगे कुछ कह पाते इससे पहले वो कहती है कि आज से आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं। ये कहकर वो फोन कट कर देती है। उसे इतना उदास देखकर एजे कहता है कि जी क्यों, तुम उन पर गुस्सा कर कर अपना मूड मत खराब करो, और ऐसे भी मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। ये सुनकर वो अपने मन में सोचती है कि हाँ बिल्कुल, मेरे पास इतना अच्छा गुड लुकिंग हस्बैंड है और तो और वो काफी ज्यादा केयरिंग भी है। जी परिवार से काफी ज्यादा अच्छा है मेरा ये परिवार, और अब से ना मुझे जी परिवार से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहिए। वह सारी बातें अपने मन में सोच ही रही होती है। इसी बीच उसके डैड उसे मैसेज करके कहते हैं कि आज के बाद से तुम शहर में कभी नहीं लौटोगे और अपनी बहन की जिंदगी में तो कभी भी आने की कोशिश मत करना, समझी तुम? ये सब पढ़कर तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो उन्हें रिप्लाई करने ही वाली होती है। इसी बीच एजे उसके हाथ से फोन ले लेता है और उसके डैड को ब्लॉक कर देता है। फिर वो उससे कहता है कि ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से दूर रखा करो और वो ज्यादा परेशान करे तो उन्हें ब्लॉक कर दिया करो। ये सुनकर वो तो बस उसे देखती रह जाती है और उसे सच में काफी ज्यादा अच्छा लगता है उसकी सारी बातें सुनकर। फिर एजे उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि मुझे लगता है कि दीदी ने खाना बना लिया होगा, चलो हम घर चलते हैं। फिर उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है।
फिर हमें यूरो को दिखाया जाता है जो अपने हस्बैंड से पूछती है कि क्या सच में तुम्हारे जो परिवार के बिजनेस में कुछ परेशानी है। ये सुनकर जोमिन कहता है कि नहीं नहीं बेबी, तुम गलत समझ रही हो, माँ बस थोड़ा गुस्से में थी। वो इतना कह ही पाता है, इसी बीच वहाँ पर एक मेड आती है और वो कहती है कि मैम सर, बाहर कोई बिने गांव से आया है, वो आपका बाहर इंतजार कर रहा है। ये सुनकर यूरो शॉक हो जाती है और वो डरते हुए कहती है कि बिने गांव से कौन। तो वो मेड कहती है कि करीब आपकी उम्र की एक लड़की आई है। ये सुनकर वो डर जाती है और वो अपने मन में सोचती है कि कहीं ये जीक्यू तो नहीं है। ये सोचते ही ये सीन पे कट होता है। फिर हम फैंग फैंग को देखते हैं जो वहां पर आई हुई होती है और वो काफी ज्यादा खुश होती है और वो कहती है कि और थोड़ी देर बाद मैं जो परिवार को सारी सच्चाई बता दूंगी, उसके बाद ये जेबस मेरा हो जाएगा। ये कहते ये सीन पे कट होता है। फिर हमें यूरो को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा डरी हुई होती है। ये देखकर उसकी सास कहती है कि जी क्यों, क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो, क्या तुम बिना गांव के किसी को जानती हो। ये सब सुनकर तो उसे समझ ही नहीं आता वो उन्हें क्या बोले। इसी बीच वो मेड कहती है कि क्या मैं उन्हें अंदर बुला लूं। ये सुनते ही यूरो कहती है कि रुको, मैं उसे अंदर ले आती हूँ। ये कहकर वो जल्दी से उसके पास चली जाती है। उसे इस तरह से देखकर उसकी सास को थोड़ा शक हो जाता है। फिर वो कहती है कि जुमिन, ये जी क्यों इतनी डरी हुई क्यों थी, क्या वो हमसे कुछ छुपा रही है। ये सुनकर तो भी नहीं समझ पाता कि वो इतनी डरी हुई क्यों थी। फिर उसकी मॉम कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो हमसे कुछ छुपा रही है। ये सुनकर जुमिन कहता है कि ये सब अब जरूरी नहीं है माँ, जरूरी जो है वो करो, हमें अभी उसे बातों में बहलाकर हमारा जो कर्जा है उसे चुकाना होगा। ये सुनकर उसकी माँ कहती है कि हाँ तू ठीक कह रहा है, हमें अभी कैसे भी कर कर उसे बहलाकर पैसे लेने ही होंगे। फिर जुमिन कहता है कि वो पैसे मिलने के बाद मैं कैसे भी कर कर बिनई गांव में जो प्रोजेक्ट होने वाला है उसमें इन्वेस्ट करना होगा, नहीं तो हमारी फैमिली बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकती है। ये सुनकर उसकी माँ भी कहती है हाँ तू ठीक बोल रहा है। फिर वो अपनी माँ से कहता है कि अगर एक बार ये प्रोजेक्ट हमें मिल गया तो हम सारी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। ये सुनकर उसकी माँ भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि भगवान करे ऐसा ही हो। फिर जुमिन कहता है कि ऐसे मैंने बिनई गांव के मुखिया से बात की है, उन्होंने मुझसे कहा कि वो इस प्रोजेक्ट के बारे में उस बिजनेसमैन से बात करेगा, उसके बाद वो मुझे रात को कॉल करके बताएगा कि मैं इस बिजनेस में उनके साथ काम कर सकता हूँ क्या नहीं। ये कहते ही एक सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर यूरो फैंग फैंग से कहती है कि क्या तुम बिने गांव से आई हो। तो फैंग फैंग कहती है कि हाँ। फिर फैंग फैंग कहती है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम जीक्यू की छोटी बहन हो, क्यों सही कहा ना। ये सुनकर यूरो गुस्से में कहती है कि तुम क्या बकवास करी हो, मैं तो जीक्यू हूँ। फिर वो गुस्से में अपने मेड से कहती है कि तुम इसे बाहर निकालो। ये सुनकर उसकी मेड उसे बाहर निकालने लग जाती है पर वो गुस्से में चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि जो परिवार के मालिक, सुनो सुनो, ये लड़की झूठी है। उन लोगों के इतने चिल्लाने की वजह से जुमिन और उसकी माँ बाहर निकल आती है। फिर जुमिन की माँ कहती है कि अरे तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो। उन्हें वहां पर देखकर फैंग फैंग कहती है कि तुम झो परिवार के बेटे हो ना। तो वो कहता है कि हाँ। ये सुनते ही वो कहती है कि क्या तुम्हें पता है तुमने जिस औरत से शादी की है वो जीक्यू नहीं है। ये सुनकर तो जूमिन और उसकी माँ दोनों ही शौक हो गए होते हैं और इसे इस तरह से बोलते हुए देखकर यूरो को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो गुस्से में कहती है कि तुम ये क्या बकवास करी हो। ये कहते हुए वो उसे घर से बाहर निकालने लग जाती है बट वो तो किसी की बात नहीं सुनती, वो तो चिल्ला चिल्लाकर उल्टा सबको बताने लग जाती है ये लड़की जीक्यू नहीं है, ये तो जीक्यू की छोटी बहन है यूरो। फिर जुमिन की माँ जुमिन से कहती है कि ये जीक्यू नहीं है, ये उसकी छोटी बहन है। ये सुनकर जुमिन कहता है कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जीक्यू है क्या नहीं, हमें तो बस पैसे से मतलब है, वो जीक्यू के पास हो क्या फिर यूरो के पास, क्या फर्क पड़ता है। ये सुनकर उसकी माँ भी कहती है हाँ तुमने सही कहा। फिर जुमिन फैंग फैंग को धक्का मारकर गिरा देता है और वो यूरो से कहता है कि क्या तुम ठीक हो, क्या इसने तुम्हें कोई चोट तो नहीं पहुंचाई। ये सुनकर तो शौकी हो गई होती है। उसके बाद उसकी सास भी वहां पर आती है और उसे कहती है हाँ बेटा तुम ठीक तो हो ना। इन लोगों को इतना केयर करते हुए देखकर यूरो अपने मन में सोचती है कि क्या ये लोग अभी भी मेरी केयर कर रहे हैं और मुझ पर भरोसा भी कर रहे हैं। ये सारी बातें वो अपने मन में सोच रही होती है। इसी बीच फैंग फैंग गुस्से में कहती है कि अरे तुम लोगों को समझ नहीं आता, ये जीक्यू नहीं है, ये यूरो है यूरो। ये सुनकर यूरो जुबिन से कुछ कहने वाली होती है। इसी बीच जुबिन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इन चीजों को संभाल लूंगा, तुम पहले माँ के साथ अंदर जाओ, तब तक मैं इसे देख लूंगा। ये सुनकर वो अपनी सास के साथ अंदर चली जाती है बड़ी एटीट्यूड के साथ। उसे इस तरह से जाते हुए देखकर फैंग चिल्लाते हुए कहती है कि अरे वो जीक्यू नहीं है,
उसकी ये सारी बातें सुनकर जुमिन उसे पकड़ता है और उससे कहता है कि चुप करो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ, समझी तुम? नहीं तो मैं तुम पर केस कर दूंगा, मेरे घर में जबरदस्ती घुसने के लिए और मेरी वाइफ पर हाथ उठाने के लिए। ये सुनकर वो कहती है कि हाँ हाँ कर दो केस, फिर तुम्हें पता चल जाएगा वो असली जी क्यों नहीं है। यह सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और वो उसे कहता है कि देखो, मेरी बीवी कौन है कौन नहीं मुझे अच्छी कैसे पता है, तो मुझे तुमसे ये जानने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? तो फिर तुम अभी यहाँ से चुपचाप चली जाओ। ये सुनकर तो ये शौकी हो जाती है और ये कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता वो जी क्यों है क्या फिर यूरो? ये सुनकर वो कहता है कि हमारे फैमिली मैटर से तुम दूर रहो, समझी? और तुम चुपचाप से अपने गाँव चली जाओ। ये कहते हुए वो ऐसे चला जाता है और ये सब सुनकर इसका तो मूवी बन गया होता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यूरो को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी सास कहती है कि यूरो बेटा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम यूरो हो क्या फिर जे क्यों, तुम मेरे बेटे से इतना प्यार करती हो, मेरे लिए तो इतना ही काफी है बेटा। फिर जुमिन भी कहता है हाँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, न कि 10 साल पुराना वो शादी का वादा जरूरी है। इन लोगों की सारी बातें सुनकर तो यूरो काफी ज्यादा खुश हो गई होती है और वो अपने मन में सोचती है कि सच में ये लोग मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं, जो सच्चाई जानने के बाद भी मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। वो ये सारी बातें सोच ही रही होती है, इसी बीच जहाँ पर उसका पति जूमिन कहता है कि यूरो दरअसल मुझे एक मदद की जरूरत है। ये सुनकर यूरो कहती है कि क्या मदद चाहिए तुम्हें, तुम मुझे बताओ, अगर वो मेरे बस में होगा तो मैं जरूर करूंगी। और ऐसे भी अब तो हम एक फैमिली है, तो जरूरत पड़ने पर हम एक दूसरे की मदद तो करेंगे ही ना। ये सुनकर वो कहता है कि दरअसल मैं एक नया प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, पर मेरे पास कुछ पैसे कम पड़े हैं, तो क्या तुम अपने दहेज में से मुझे कुछ पैसे दे सकती हो? तो कहती है कि हाँ क्यों नहीं। ये सुनकर तो उसकी सास और उसका पति दोनों काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं। फिर उसकी सास उसे मक्खन लगाने लग जाती है और उसकी काफी ज्यादा तारीफें करने लग जाती है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम एजे को देखते हैं, जिसे आकर मुखिया कहता है कि एजे मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तो एजे कहता है कि जी मुखिया जी बोलिए। तो मुखिया कहता है कि तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है, तुम्हें पता है? ये सुनकर वो कहता है कि क्या? तो मुखिया जी कहते हैं कि शहर का एक बहुत बड़ा आदमी तुम्हारे साथ काम करना चाहता है। यह सुनकर एजे की दीदी कहती है कि मुखिया जी हमने तो आपको पहले ही बता दिया था, आप एजे के बारे में किसी भी बाहरी आदमी को नहीं बताएंगे, तो फिर अब आप इस आदमी को एजे से क्यों मिलाना चाहते हैं? ये सुनकर मुखिया कहता है कि अरे पहले जो आदमी आए थे वो तो ऐबे गैबे थे, बट अब जो आदमी एजे से मिलने आया है वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, ये हाइजीन का टॉप 5 कंपनी का मालिक है। तो एजे अब तुम ही बताओ, तुम इनके साथ काम करना चाहते हो क्या नहीं? एजे कुछ कहता उससे पहले उसकी दीदी मना कर देती है। यह सुनकर मुखिया जी कहता है कि ठीक है तो फिर मैं उन्हें मना कर देता हूँ। ये कहकर वो अपना फोन बाहर निकालता है और वो उन्हें कॉल करने वाला ही होता है। इसी बीच जीक्यू मुखिया जी को रोक देती है। जीक्यू को रोकते हुए देखकर एजे जीक्यू से पूछता है कि क्या हुआ जीक्यू, क्या तुम इनके साथ काम करना चाहती हो? तो कहती है कि हाँ, मैं भी इस प्रोजेक्ट में काम करना चाहती हूँ और तो और नई नई चीजों को भी मैं सीखना चाहती हूँ। सच में ये काफी अच्छा मौका है, ये मौका अगर मिल जाए तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा। फिर वो इस प्रोजेक्ट के बारे में एजे को समझाने लग जाती है। उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद एजे मान जाता है। फिर वो मुखिया जी को कहता है कि तो फिर आप एक काम कीजिए, आप उन्हें हाँ कह दीजिए, मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर मुखिया कहता है कि ठीक है तो फिर मैं उन्हें अभी बता देता हूँ। फिर मुखिया जुमिन को कॉल करता है, पर जुमिन तभी नारा था, जिस वजह से उसे यूरो कहती है कि जुमिन तुम्हें मुखिया जी कॉल कर रहे हैं। यह सुनकर जुमिन कहता है कि तो फिर तुम उनसे बात कर लो, मैं अभी नारा हूँ। तो कहती है कि ठीक है तो फिर उस कॉल को उठाती है और कहती है कि हेलो, मैं जुमिन की बाई बोल रही हूँ, वो नारे हैं, तो अगर आपको उन्हें कुछ बताना है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उन्हें बाद में बता दूंगी। ये सुनकर वो कहते हैं कि ठीक है तो फिर आप उन्हें बता देना इस संडे वो आपसे मिलने के लिए तैयार है, तो फिर आप लोग इस संडे को आ जाना। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि ठीक है तो फिर मैं ये सारी बातें अपने हस्बैंड को भी बताती हूँ। फिर मुखिया जी फोन रख देते हैं और वो एजे से कहते हैं कि ऐसे एजे तुम लोग जब शादी करोगे मुझे जरूर बुलाना। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है मुखिया जी, मैं आपको जरूर बुलाऊंगा। फिर मुखिया जी वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ पर एजे की दीदी आती है और वो कहती है कि मुखिया जी चले गए क्या? तो कहता है कि हाँ दीदी वो चले गए। फिर वो अपनी दीदी को कहता है कि
ऐसे दीदी, मुखिया जी हमारी शादी के बारे में पूछ रहे थे, तो क्या आपने डिसाइड कर लिया आप हम दोनों की शादी कब करवाने वाले हो? तो कहती है कि हाँ, मैंने तुम लोगों की शादी के लिए एक अच्छा दिन देख लिया है। तुम लोगों की शादी इसी वीकेंड होने वाली है। ये सुनकर ये दोनों ही शौक हो जाते हैं और वो दोनों ही साथ में कहते हैं कि क्या? इन लोगों को इतना शौक देखकर एजे की दीदी कहती है कि अरे क्या हो गया, तुम लोग इतना शौक क्यों हो गए? फिर जेक्यू कहती है कि इसी संडे वो बिजनेसमैन एजे से मिलने आने वाला है। अभी थोड़ी देर पहले ही डिसाइड हुआ। ये सुनकर उसकी दीदी कहती है कि अरे तो क्या हुआ, वो आ रहे हैं तो? अगर वो आ रहे हैं तो तुम उनसे मिल भी लेना और उन्हें अपनी शादी में भी इनवाइट कर लेना। ये कहते ही ये सिने पे कट होता है। फिर हम जीक्यू के स्टेप मॉम और उसके डैड को देखते हैं, जिनके पास यूरो आती है और उनसे कहती है कि मम्मी पापा, इस संडे मैं और जुमिन विनय गांव जा रहे हैं। ये सुनकर उसके मम्मी पापा दोनों शॉक हो जाते हैं और दोनों कहते हैं कि पर क्यों, तुम वहाँ पर क्यों जा रही हो? वो इसी तरह काफी सारे उससे सवाल पूछने लग जाते हैं और इन लोगों की इतनी सारी बातें सुनने के बाद यूरो कहती है कि रुकिए रुकिए, बताती हूँ मैं क्यों विनय गांव जा रही हूँ। तो उसके मम्मी पापा कहते हैं कि हाँ हाँ, जल्दी बताओ। तो यूरोना बताती है कि वो जूमिन के साथ विनय गांव एक बिजनेस डील करने के लिए जा रही है। ये सुनकर उसके पापा कहते हैं कि ऐसे मैंने भी सुना है, विनय गांव धीरे धीरे काफी ज्यादा डेवलप हो रहा है, पर उस गांव को डेवलप करने वाला आदमी कौन है ये अभी तक किसी को पता नहीं है। अपने पापा की सारी बातें सुनकर वो कहती है हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है उनके बारे में। तो उसके पापा कहते हैं कि तो क्या तुम दोनों उस बिजनेसमैन से मिलने जा रहे हो? तो यूरो अपने डैड से कहती है कि हाँ, हम उनसे मिलने जा रहे हैं। ये सुनकर तो उसकी मम्मी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसके पापा भी। फिर वो दोनों ही काफी ज्यादा तारीफें करने लग जाते हैं अपने दामाद की। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम यूरो को देखते हैं उसके हस्बैंड के साथ विनय गांव जाते हुए। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हमें जीक्यू को दिखाया जाता है, जिसकी आज एजे से शादी हो रही होती है और वो काफी ज्यादा खुश होती है और एजे भी काफी ज्यादा खुश होता है और वो तो खुशी के मारे सबसे अपनी वाइफ को मिला रहा होता है। वो इसी तरह लोगों से बात कर ही रहा होता है, इसी बीच जहाँ पर मुखिया आता है और वो कहता है कि एजे, आज जब सबको पता चला कि तुम्हारी शादी है, तब काफी सारे बिजनेसमैनों ने तुम्हारी शादी के लिए काफी सारे तोहफे भेजे हैं। ये सुनकर एजे अपने दोस्त और अपने रिश्तेदारों को कहता है कि मैं बाहर वो सारे गिफ्ट्स लेने जा रहा हूँ, तो मेरे आने तक तुम में से कोई भी जी को परेशान नहीं करेगा, समझे? और उसे शराब तो बिल्कुल भी मत पिलाना। ये सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि हाँ हाँ भाई, हम तेरी बीवी का ख्याल रखेंगे, अब तू जा भी। फिर एजे और उसकी दीदी और मुखिया जी वहाँ से चले जाते हैं और जी के वहाँ पर सारे रिश्तेदारों को संभालने लग जाती है। फिर हमें यूरो और उसके हस्बैंड को दिखाया जाता है, जो बिना गाँव आ गए होते हैं। और जुमिन बार बार मुखिया जी को कॉल कर रहा होता है, बट मुखिया जी उसका कॉल नहीं उठा रहा होता है। इसी वजह से वो थोड़ा परेशान हो जाता है। फिर यूरो कहती है कि क्या हुआ, मुखिया जी तुम्हारा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता। तो यूरो कहती है कि कहीं उसने तुमसे झूठ तो नहीं बोला? तो वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, और ऐसे भी उन्हें मुझे झूठ बोलकर क्या ही मिलेगा। चलो हम आगे जाकर देखते हैं, शायद किसी से पता चल जाए। ये सुनकर यूरो अपना मुंह बनाते हुए आगे चलने लग जाती है। फिर यूरो और जूमिन चलते चलते एजी के घर तक पहुंच जाते हैं। इसी बीच जी क्यू भी फोन में बात करते हुए घर से बाहर निकलती है और उसे जब यूरो शादी के जोड़े में देखती है, तब वो उससे कहती है कि जीक्यू, आज क्या तुम्हारी शादी हो रही है? जीक्यू जब यूरो को वहाँ पर देखती है और उसकी सारी बातें सुनती है, तब वो उसे इग्नोर करते हुए उसे जा रही होती है। बट यूरो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है कि मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तो तुम कहाँ जा रही हो? हाँ? यूरो को ऐसा करते हुए देखकर जीक्यू को गुस्सा आ जाता है। तो जीक्यू यूरो से कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो, बट वो नहीं छोड़ती। ये देखकर उसे और गुस्सा आ जाता है। फिर वो उसका हाथ छुड़ाकर वहां से जा रही होती है, बट यूरो उसे वहां से जाने नहीं देती और वो फिर से उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर यूरो उससे कहती है कि मुझे तुम साफ साफ बताओ, तुम फिर से यहाँ पर शादी क्यों कर रहे हो? तुम्हारी शादी तो पहले ही हो गई थी ना? उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद वो कहती है कि मैं कुछ भी करूँ, तुम्हें उससे क्या? ये कहते हुए वो उससे अपना हाथ छुड़ा लेती है। उसे ऐसा करते हुए देखकर यूरो को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो गुस्से में कहती है कि ऐसा लगता है कि तुम भूल गई हो मैं कौन हूँ, तुम्हें शायद से याद दिलाना पड़ेगा। ये कहते हुए वो उसे थप्पड़ मारने जा रही होती है, बट जी क्यों उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर वो उसे अपने से दूर कर देती है और उसे ऐसा करते हुए देखकर यूरो को तो और ज्यादा गुस्सा आ जाता है।
फिर उसका हस्बैंड कहता है कि यूरो तुम ठीक तो हो ना। ये सुनकर वो गुस्से में कहती है नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। जुमिन तुम अभी जाकर उस जीक्यू को मारो। ये सुनकर जीक्यू कहती है कि अच्छा जुमिन तुम मुझे मारोगे, चलो आओ मार के दिखाओ। उन दोनों बहनों की ये सारी बातें सुनकर जुमिन यूरो से कहता है कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। तो यूरो गुस्से में कहती है कि वो तुम्हारे सामने मुझे परेशान कर रही है, तो क्या तुम मेरे लिए उसे नहीं मार सकते। उसकी ये सारी बातें सुनकर जुमिन काफी ज्यादा परेशान हो गया होता है। फिर वो अपने मन में सोचता है कि जैसे अकाउंट में मेरे पैसे आ जाएंगे ना, सबसे पहले तुमसे डिवोर्स ले लूंगा, क्योंकि इस जैसी लड़की के साथ तो मैं नहीं रह सकता। वह सारी बातें अपने मन में सोच ही रहा होता है। इसी बीच जीक्यू कहती है कि आज तुम लोग यहाँ पर मेरे पति से मिलने के लिए आए हो ना। यह सुनकर यूरो कहती है कि क्या तुम्हारा पति। तो जीक्यू कहती है कि हाँ मेरे पति से मिलने आए हो ना। यह सुनकर यूरो जुमिन से कहती है कि क्या हम जिससे मिलने आए हैं उसका नाम एजे है। यह सुनकर जुमिन कहता है कि बाहर किसी को उनका असली नाम नहीं पता, यहाँ तक कि मुखिया ने भी मुझे उनका नाम नहीं बताया और इसी वजह से मुझे उनका नाम नहीं पता। ये सुनकर यूरो जीक्यू को देखती है और उससे कहती है कि तुम्हारा पति तो एक गरीब इंसान है, तो हम उस जैसे आदमी से मिलने के लिए यहाँ पर क्यों आएंगे। उसकी सारी बातें सुनने के बाद जीक्यू उससे कहती है कि मेरा पति अमीर है क्या गरीब, वो तुम्हें बाद में पता चल ही जाएगा। ये कहते ये सीन प्रकट होता है। फिर हमें जीक्यू को दिखाया जाता है मुखिया जी के साथ। फिर मुखिया कहता है कि ये देखो एजे, ये वो सारे गिफ्ट्स है जो तुम्हारी शादी पे गांव वालों ने और कुछ बिजनेसमैनों ने तुम्हें दिया है। ये सुनकर एजे कहता है कि ठीक है तो फिर इन्हें घर ले चलते हैं। उसके ये कहते ये सीन है प्रकट होता है। फिर हमें यूडो को दिखाया जाता है जो जीक्यू को बोलती है कि जीक्यू ऐसा लगता है कि इन गांव वालों के साथ रहते रहते तुम्हारा दिमाग भी हिल गया है। ये सुनकर तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो उसे खींच कर थप्पड़ मारती है। थप्पड़ खाने के बाद यूरो कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो जीक्यू बोलती है कि अगर तुमने फिर से इन गांव वालों के बारे में कुछ भी बुरा बोला तो मैं तुम्हें इससे भी बुरी तरीके से मारूंगी। और ऐसे भी तुम लोग गांव में काम के लिए आए हो ना, तो अपने काम से मतलब रखो ना, दूसरों के मामले में इतना उंगली क्यों कर रहे हो। फिर जुमिन कहता है कि इस गांव में जो सबसे बड़ा बिजनेसमैन है हम उसी से मिलने आए हैं, समझी तुम। तो तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती। जुमिन की सारी बातें सुनकर जीक्यू उसे कुछ कहती इससे पहले यूरो उससे कहती है कि तुम जल्दी से हमें मुखिया जी के पास ले चलो, तुम्हें तो पता ही होगा वो कहाँ पर है। फिर जुमिन भी कहता है हाँ हमें उनके पास ले चलो, हमारे पास फालतू टाइम नहीं है तुम्हारे साथ ये सब बकवास करने का, हमारे पास काफी सारा इम्पोर्टेंट काम है, समझी तुम। उसकी सारी बातें सुनकर जीक्यू कहती है कि क्या तुम्हारे पास काम भी है, कहीं तुम्हारा वो इम्पोर्टेंट काम लोगों को धोखा देना तो नहीं है। ये सुनकर जुमिन कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो जीक्यू यूरो से कहती है कि यूरो तुम क्या जानना चाहती हो जुमिन ने तुमसे शादी क्यों की है। ये सुनकर तो यूरो को समझ नहीं पाती। फिर वो जुमिन से पूछती है कि क्या ये जो बोल रही है वो सब सच है। इन दोनों बहनों की बातें सुनकर ये जुमिन अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि ये चीकू को पता है मैंने जी परिवार में क्यों शादी की है। वो ये सारी बातें अपने मन में सोच रहा था और उसे इतना चुप देखकर यूरो अपने मन में सोचती है कि क्या जी क्यों जो बोल रही है वो सब सच है, क्या इसने सच में मुझसे किसी मोटिव की वजह से शादी की है। फिर वो भी पुरानी बातों को याद करने लग जाती है। उन सारी बातों को याद करने के बाद वो जुमिन से कुछ कहने ही वाली होती है। इससे पहले जुमिन उससे कहता है कि यूरो तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा, वो हम दोनों को अलग करना चाहती है, इसी वजह से वो कुछ भी बोल रही है। उसकी सारी बातें सुनकर जीक्यू कहती है कि क्या मैं तुम दोनों को अलग करना चाहती हूँ। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, उल्टा तो मैं चाहती हूँ तुम दोनों हमेशा साथ साथ रहो। ये सुनकर यूरो कहती है कि तो फिर तुम थोड़ी देर पहले वो सब क्यों बोल रही थी। तो जीक्यू उससे कहती है कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो फिर तुम अपने पति की कंपनी में जाकर चेक कर सकती हो, तब शायद तुम्हें सच्चाई पता चल जाए। उसकी ये सारी बातें सुनकर जुमिन को गुस्सा आ जाता है। फिर जुमिन गुस्से में उस पर हाथ उठाने जा ही रहा होता है। इसी बीच एक आदमी जुमिन से कहता है कि हे रुक जाओ। फिर ये लड़की इन दोनों से कहती है कि तुम लोग कौन हो जो एजे की बीवी को परेशान कर रहे हो। ये सुनकर तो ये दोनों कुछ कह ही नहीं पाते। इसी बीच वो आदमी सारे रिश्तेदारों को बाहर बुला लेता है। ये सुनकर सारे रिश्तेदार भागते हुए आ जाते हैं और वो लोग उन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों की इतनी हिम्मत जो हमारे एजे भाई की बीवी पर हाथ उठाने की कोशिश कर रहे हो। इन लोगों को इस तरह से देखकर तो ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। फिर यूरो जुमिन से कहती है कि जुमिन अब हम क्या करें।
क्योंकि इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये लोग हमें अभी मार डालेंगे, तो तुम जल्दी से कुछ करो। ये सुनकर वो कहता है कि मैं क्या करूँ? तो यूरो गुस्से में कहती है कि तुम ही ने तो जीक्यू पर हाथ उठाने की भी कोशिश की। ये सुनकर जूमी गुस्से में कहता है कि अब तुम सारा ब्लेम मेरे पर क्यों डालने की कोशिश कर रहे हो? ये सब तो तुम्हारी वजह से शुरू हुआ था ना। इन दोनों को इस तरह से लड़ते हुए देखकर जीक्यू हंसते हुए ताली बजाने लग जाती है। फिर वो कहती है कि सच में तुम दोनों की क्या जोड़ी है। जैसे तुम लोग थोड़े से परेशानी में फंस गए, वैसे तुम लोग एक दूसरे पर ब्लेम करने लग गए। सच में तुम दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हो। उसकी सारी बातें सुनकर यूरो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो कहती है कि चुप करो, समझी तुम? और ऐसे भी अभी तक हमने तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाया है, तो तुम लोग हमारे साथ कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं तो अगर तुम लोग हम पर हाथ उठाते हो तो मैं भी पुलिस को कॉल कर दूंगी, समझी तुम? पुलिस का नाम सुनकर तो एजे के रिश्तेदार काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर उनमें से एक आदमी जुमिन का कॉलर पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुम ही थे जो जीक्यू पर हाथ उठाने वाले थे। ये सुनकर वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं भी मजाक मजाक में तेरा हाथ काट देता हूँ। ये सुनकर तो ये दोनों डर जाते हैं। फिर यूरो उस आदमी से कहती है कि भैया प्लीज प्लीज आप मेरे हस्बैंड को माफ कर दीजिए, और आप जरा जीक्यू को तो देखिए, वो बिल्कुल ठीक है, हमने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। ये सुनने के बाद बाकी लोग यूरो को पकड़ लेते हैं। ये देखकर वो कहती है कि अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे छोड़ो। तो दूसरी लड़की कहती है कि तुमने तो अभी बोला कि तुम्हारा ये पति है, इसका मतलब तुम ही ने इससे बोला होगा एजे की वाइफ को परेशान करने के लिए। ये सुनकर तो यूरो कुछ कह ही नहीं पाती। फिर एजे के रिश्ता जीक्यू को कहते हैं कि जीक्यू तुम टेंशन मत लो, हम इन लोगों को संभाल लेंगे। इन लोगों को क्या लगा एजे नहीं है तो ये दोनों तुम्हें परेशान कर सकते हैं? इन लोगों की बातें सुनकर जीक्यू को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। फिर हीरो जीक्यू को कहती है कि जीक्यू मैं तेरी बहन हूँ, तो फिर तू इन्हें मुझे छोड़ने को क्यों नहीं बोल रही है? फिर जोमिन भी बोलता है हाँ इन्हें बोलो हमें छोड़ दे। ये सुनकर ये लोग शौक हो जाते हैं और ये आदमी कहता है कि क्या तुम लोग एक ही परिवार के हो? फिर दूसरी लड़की जीक्यू से पूछती है कि जीक्यू ये क्या तेरी कजिन है? तो जीक्यू कहती है कि नहीं, ये मेरी सौतेली बहन है। उसकी सारी बातें सुनकर जीक्यू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो अपने गुस्से को पीकर अपने मन में सोचती है कि मुझे पता है तुझे मुझसे जलन हो रही है और इसी वजह से तू मेरे साथ ऐसा कर रही है। वो ये सारी बातें सोच रही होती है, इसी वजह जीक्यू कहती है कि यूरो एक टाइम पे हम एक परिवार थे और इसी वजह से मैं नहीं चाहती कि तुम और मम्मी पापा किसी भी परेशानी में पड़ो, और इसी वजह से आज मैं आखिरी बार तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, समझी तुम? तुम्हें पता है इस जुबी ने तुमसे शादी क्यों की है? ये सुनकर तो यूरो को समझ नहीं पाती और रोजुमिन को दिखने लग जाती है। फिर जीक्यू कहती है कि जाकि ये मेरी माँ के पैसों से अपना कर्जा चुका सके। ये सुनकर तो यूरो शौकी हो जाती है और वो कहती है कि क्या? और जुमिन अपने मन में सोचता है कि इसे कैसे पता चला हमारी कंपनी के बारे में। फिर वो जल्दी से यूरो से कहता है कि यूरो तुम इस पर भरोसा मत करो, ये झूठ बोल रही है, तुम तो इसे जानती हो क्यों, है ना? और ऐसे भी मेरी कंपनी में कोई भी परेशानी नहीं है, सब कुछ ठीक है। अपने पति की सारी बातें सुनने के बाद यूरो अपने मन में सोचती है कि ये जीक्यू कुत्ती मेरे पति को दूसरों के सामने छोटा करने के लिए ये सब झूठ बोल रही है, मुझे सब पता है, ये कैसी है। वो ये सारी बातें अपने मन में सोच रही होती है, इसी बीच जुमिन कहता है कि यूरो हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे लोग हैं और अगर हमने यहाँ पर कुछ भी गलत बोला या फिर किया तो ये लोग हम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। तो अच्छा होगा कि जितनी जल्दी हो सके हम यहाँ से चले जाए, और ऐसे भी हमारे पास एक जरूरी काम है, तुम्हें याद तो है ना? अपने पति की ये बात सुनकर उसे भी याद आता है कि वो मीने गाँव क्यों आई है। ये सारी बातें सोचने के बाद वो जीतू के पास जाती है और वो उससे कहती है कि तुम जल्दी से हमें मुखिया के पास ले चलो, हमें बहुत जरूरी काम है, समझी तुम? ये सुनकर वो उससे कहती है कि थोड़ी देर में मुखिया जी और मेरे पति यहाँ पर आ जाएंगे। ये सुनने के बाद यूरो कहती है कि नहीं, तुम अभी हमें मुखिया जी के पास ले जाओ। ये कहते हुए वो उसका हाथ पकड़ लेती है कुछ ज्यादा ही जोर से। ये देखकर उसे भी गुस्सा आ जाता है, फिर वो उसे अपने से दूर करती है। और जब उसे ये सब करते हुए जुमिन देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है, तो गुस्से में कहता है कि जी क्यों तुम अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? ये सुनकर जीक्यू कहती है कि अगर तुम्हारी कोई ऐसी बहन हो जो तुम्हें पूरे 20 सालों तक तंग करे, तो क्या तुम उसे बहन मानोगे? फिर यूरो गुस्से में कहती है कि तुम्हारी माँ बचपन में मर गई थी और उसके बाद मेरी माँ और मैंने तुम्हारा ख्याल रखा, पर तुम नासुकरी लड़की, तुमने क्या किया? जैसे तुम्हारी शादी यहाँ पर करवा दी, वैसे ही तुमने पापा को ब्लॉक कर दिया। उसकी ये सारी बातें सुनकर जीक्यू उससे कुछ कहती इससे पहले बाकी सब यूरो को बातें सुनाने लग जाते हैं। ये सब सुनकर तो इसका मुंह ही बन जाता है
और जीक्यू काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि ये लोग इसके सपोर्ट में बोल रहे हैं। इन लोगों की सारी बातें सुनकर यूरो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो गुस्से में जुमिन से कहती है कि जुमिन जल्दी से तुम मुखिया जी को कॉल करो। यह सुनकर जुमिन कहता है कि मैंने उन्हें 10 बार कॉल कर लिया पर उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया है, अब मैं क्या करूँ। अब तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुखिया जी ने हमें धोखा दिया है। वे सारी बातें बोल ही रहा होता है, इसी बीच मुखिया जी जुमिन को कॉल करते हैं। मुखिया जी का कॉल देखकर ये दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद यूरो जीक्यू को देखती है और उससे कहती है कि अभी थोड़ी देर बाद मुखिया जी यहाँ पर आ जाएंगे और उसके बाद वो हमें उस बिजनेसमैन के पास ले जाएंगे। फिर मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी कि तुम यहाँ पर नाटक कर रही थी कि तुम्हारा पति वो बिजनेसमैन है। उसके बाद तुम देखना तुम्हारे पति और तुम्हें इस गांव से निकाल दिया जाएगा। उसकी सारी बातें सुनकर जीक्यू अपने मन में सोचती है कि अगर ये जो कोई सारी बातें पता चल गई तो ये जे कभी भी तुम जैसे लोगों से नहीं मिलेगा। वही सारी बातें अपने मन में सोच ही रही होती है, इसी बीच जुमिन कॉल उठा लेता है। फिर वो मुखिया जी से कहता है कि मुखिया जी आप कहाँ पर हो, मैं आपको कब से कॉल कर रहा हूँ। ये सुनकर मुखिया जी उससे कहते हैं कि सॉरी, दरअसल आज मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ और इसी वजह से मैं तो भूल ही गया कि आज तुम लोग यहाँ पर आने वाले हो। ऐसे अब तुम कहाँ पर हो, तुम मुझे बताओ, मैं वहाँ पर उस बिजनेसमैन के साथ आ जाऊंगा। ये सुनकर जुमिन कहता है कि यहाँ पर किसी की शादी हो रही है, हम उसी के घर के सामने खड़े हैं। फिर हीरो मुखिया जी से कहती है कि मुखिया जी आप यहाँ पर जल्दी आ जाइए क्योंकि यहाँ पर कोई बिजनेसमैन की वाइफ होने की नाटक कर रही है। ये सुनकर मुखिया जी शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या, ठीक है तुम लोग वहीं पे रुको, मैं अभी आता हूँ। मुखिया जी को इतने टेंशन में देखकर ये जी कहता है कि क्या हुआ मुखिया जी, आप इतना परेशान क्यों है। ये सुनकर मुखिया जी उसे सारी बातें बता देते हैं और एजे जब ये सब सुनता है तो वो शॉक हो जाता है। फिर एजे मुखिया जी को कहता है कि चलिए हम जाकर देखते हैं ये सब कौन कर रहा है। ये कहते ये सिन्हे पे कट होता है। फिर हमें यूरो को दिखाया जाता है जो जीक्यू से कहती है कि अभी मुखिया जी उस बिजनेसमैन के साथ आ जाएगा और उसके बाद मुखिया जी और वो बिजनेसमैन तुम्हें अच्छी तरह से सबक सिखाएंगे। फिर जुमिन उन सबसे कहता है कि वो बिजनेसमैन और मैं एक नई डील साइन करने वाले हैं और इसी वजह से आज हम मिलने वाले थे, बट हमारे मिलने से पहले ही तुम लोगों ने जो हमारे साथ किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था। अभी जब वो बिजनेसमैन यहाँ पर आएगा तब तुम देखना, मैं उनसे तुम सबकी शिकायतें करूंगा और उसके बाद वो तुम सबको अच्छी तरह से सबक सिखाएंगे। ये सारी बातें सुनकर वो सब हंसने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि देखो ये क्या बोल रहा है, ये एजे से हमारी शिकायत करने वाला है। उन लोगों को इस तरह से हंसते हुए देखकर जुमिन को तो गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम लोग इंतजार करो, उनके आते ही तुम लोगों को अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगा मैं। उसकी सारी बातें सुनने के बाद जीक्यू हंसते हुए कहती है कि यूरो आज सच में मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ, वो भी दिल से, क्योंकि तुमने मेरे बदले इस बेवकूफ से जो शादी कर लिया। ये सुनकर जुमिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर जुमिन गुस्से में कहता है कि तुम किसे बेवकूफ बोल रही हो, हाँ तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ और मैं कितना ज्यादा अमीर हूँ। फिर यूरो भी बोलती है हाँ मेरा पति बहुत स्मार्ट है और तो और उसके पास बहुत पैसा है, पर तुम्हारे पति के पास क्या है। हाँ, ये सब कहते हुए वो उसके पति को काफी सारी बुरी बातें बोलने लग जाती है। ये सब सुनकर तो जीक्यू को भी गुस्सा आ जाता है। फिर जीक्यू गुस्से में कहती है कि शायद से तुम भूल गई हो, तुम जिस पैसों का घमंड कर रही हो वो सारे पैसे मेरी माँ के हैं, ना कि तुम्हारे। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है, नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके बाय बाय।